मतलब मैं कहता हूँ कि लोग मजबूर है अपनी किडनियां बेचने पे, लोग अपने आप को बेचने पे मजबूर हैं। तो आप यहाँ पे एग्जांपल दे रहे हैं इंडिया के साथ, तो इंडिया हमसे कई हद बेहतर है, मैं ये कहूंगा, क्योंकि उनका मुल्क खुशहाली है। कैसे खुशहाली है आप देख लें, वहाँ इकोनॉमी हमसे कुछ ना कुछ तो बेहतर मौजूद है। वो अपने मुल्क को हमसे स्टेबल मानते हैं, और स्टेबल के साथ साथ वो इकोनॉमी दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी भी में भी वो शुमार होते हैं। वो दुनिया की बड़ी बड़ी दूसरी जो है कंपनीज में उनके सीईओज नजर आते हैं, फिर वो दूसरे मुल्कों के साथ जाके ट्रेड करते हैं और उनके रिलेशन अच्छे नजर आते हैं। और साथ साथ वो दूसरे मुल्कों के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करने के साथ G20 की मीटिंग कंडक्ट करते हैं, उनके साथ रिलेशंस बेहतर करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें ये तमाम चीजें जो है वो अपनी तरफ से डाउनफॉल का शिकार नजर आती है। ना तो हमारे रिलेशन अपने नेबर के साथ अच्छे हैं, ना हम अपने किसी अच्छे मतलब अपने हमसाये के साथ जो है वो ट्रेड करते नजर आते हैं। ना तो हम अफगानिस्तान के साथ ट्रेड करते नजर आते हैं, ना हम इंडिया के साथ ट्रेड करते नजर आते हैं, ना ईरान से ट्रेड करते नजर आते हैं। तो डेफिनेटली जब हम इस बात या इस मौजू पे बात करेंगे, भाई 2025 में हमने क्या किया, हमने तो भाई सिर्फ और सिर्फ खसारा किया, और खसारे के सिवा हमने कुछ नहीं पाया। यकीन करें कि 2025 हमारे लिए तो एक हिसाब से बैड लक ही साबित हुआ। जैसे ही 2025 की पहली तारीख थी तो हमें कॉल आ जाती है, तो हमें वहां जाना पड़ जाता है। नहीं, बात आपकी बिल्कुल सही है कि 2025 का साल अवाम के लिए, अवाम की बेसिक जरूरियात पूरी नहीं हो रही है। ऐसा क्यों है? फिर हम कहते हैं कि ओ इंडिया में भी तो इतनी गुर्बत है, वहाँ के लोग भी भूखे सोते होंगे, उनकी मईशत तो देखें आप। देखिए आपकी बात बिल्कुल बजाय है कि आपने कहा कि इंडिया में भी गुर्बत है, लेकिन इंडिया में उन्होंने किसी न किसी वे में जाके अपने लोगों को एजुकेट किया है। एजुकेट ना किया होता, लोगों के अंदर इतना शौर ही ना पैदा होता। देखिए अगर 1.5 अरब की आबादी में से उन्होंने अपने मुल्क में लोगों को तालीम के लिए थोड़ा सा आम किया, उसके पीछे रीजन क्या है? उन्होंने तालीम को कैसे आम किया ताकि आम लोगों तक वो तालीम पहुंची, और उस तालीम के जरिए जो है वो लोग वहां से बाहर के मुल्कों में गए और पैसा कमाकर उनके मुल्क में ज़र मुबादल बेचते रहे। पैसा आया उनके मुल्क में, उनके मुल्क में जब रेवेन्यू आया, ऑटोमेटिकली वो लोग अपने मुल्क की इकोनॉमी को बेहतर कर सके। लेकिन यहाँ पे मेन इशू था कि पाकिस्तान में मेन इशू ये है, ना तो यहाँ पे कोई ट्रेड करने को तैयार है, ना यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है, ना पाकिस्तान के रिलेशन, ना तो पाकिस्तान को कोई अभी तक स्टेबल ही नहीं समझता। इलेक्शन से पहले भी पाकिस्तान को ये समझते थे कि ये अनस्टेबल है, अभी भी लोग यही समझते हैं ये अनस्टेबल है। कोई मुल्क, अगर एक मुल्क ही अनस्टेबल हो, वहां जाकर इन्वेस्टमेंट क्यों करेगा? मेरी बात सुने, मैं अगर पैसा लगाना चाहूंगा तो मैं किसी एक फायदेमंद कंपनी में लगाना चाहूंगा, ना कि किसी नुकसानदेह कंपनी में लगाना चाहूंगा, जहां मुझे पता है कि अभी ये कंपनी रनिंग में भी नहीं है, एक न्यू कंपनी है, उसको भी स्टेबल होने में टाइम लगेगा, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा वहां। तो डेफिनेटली पाकिस्तान में कौन आएगा, पाकिस्तान में कौन में इन्वेस्टमेंट करेगा? तो हमारे जो हालात है ना वो इस टाइम बहुत ज्यादा बदहाली का शिकार है। अभी पाकिस्तान में लोग एक रोटी पानी, रोटी के लिए, रोटी कपड़ा मकान के लिए रोते नजर आ रहे हैं। तो आप बेसिक